We'll start with the fourth lesson on today, that is एक कहानी यह भी। इस कहानी को मन्नू भंडारी जी ने लिखा है। ये मन्नू भंडारी जी की अपनी आत्मकथा से चुना हुआ एक कहानी है। ये कहानी आज़ादी के पूर्व की है और इस कहानी का अंत जो है वो आज़ादी के साथ होती है। इस कहानी का लास्ट लाइन जो दिया गया है वो है शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947। तो इसी से हम कह सकते हैं कि ये कहानी जो है ये आज़ादी पूर्व की है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मन्नू भंडारी अपनी आत्मकथा में जो कह रही है उसके कुछ चंद भागों को लेकर इस कहानी को बना के यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए क्या कहते हैं करके। जन्मी तो मध्य प्रदेश के बानपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिल मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था, जहां वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकें, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्व विहीन माँ। सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे। यहाँ उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कार्यों में भी जुड़े हुए थे। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रखकर पढ़ाया है, जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंचे। ये उनकी खुशहाली के दिन थे और उन दिनों उनकी दरियादिली की चारों ओर भी चर्चे भी कम नहीं थे। एक ओर वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी। देखिए क्या कर रहे, अपने जन्म के बारे में और अपने माता पिता के बारे में कह रहे। जन्म तो मेरा मध्य प्रदेश का बानपुरा नामक गांव में हुआ था, लेकिन मेरी यादों की जो सिलसिला जो है वो शुरू होती है अजमेर के ब्रह्मपुरी नामक मोहल्ले के वो 2 मंजिल वाली मकान से, जिसके ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था, जहां पर वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से, मतलब इधर उधर बिखरे हुए ढंग से फाइलों को और पुस्तकों को भी और पत्रिकाओं को और अखबारों को बिखेरे रखे हुए होते थे और उसके बीच में बैठकर कुछ पढ़ते रहते थे और फिर कुछ डिक्टेशन लिख लिया करते थे। नीचे हम सबकी भाई बहन जो है हम सब लोगों के साथ रहती थी हमारी बेपढ़ी लिखी, मतलब अनपढ़ व्यक्तित्व विहीन माँ, अपनी ओन कैरेक्टर ना रखने वाली माँ। वो तो क्या है, सवेरे से शाम तक हम सबकी जो इच्छाएं होती है उसको और पिताजी की जो आर्डर्स होती है उनको पालन करने के लिए सदैव तत्पर रहती थी। अजमेर में पहले पिताजी जो इंदौर में थे वहाँ पर उनको बड़ी रेस्पेक्ट थी, बहुत बड़ा सम्मान था, बहुत बड़ा नाम था। कांग्रेस के साथ साथ समाज सुधार के कार्य जो है उसमें भी वे जुड़े हुए थे। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, लोगों को पढ़ाने के बारे में ही नहीं बोलते थे, बदले में घर में 8-8, 10-10 बच्चों को रख के पढ़ाते थे। उनमें से बहुत सारे लोग आज क्या है, बड़े बड़े हायर ऑफिसर्स बन चुके हैं। ये सब उनके अच्छे दिन, खुशहाली, मतलब जब बहुत सारा पैसा था उस समय के दिनों का बातें है। लेकिन जब हमने उनको देखा तो ये सब कुछ भी नहीं था। एक और वे बहुत ही कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर उतना ही गुस्से करने वाले और अहमवादी, मतलब मैं हूँ, मेरे सिवा कुछ भी नहीं है, ऐसे एक अहमवादी थे वे। पर यह सब तो मैंने केवल सुना, देखा तब तो इन गुणों के भग्नावशेषों को धोते पिटाते। देखो क्या कह रहे, लेकिन ये सब जो है इसको तो सिर्फ मैंने सुना है, देखा नहीं है। जब देखा तो इन सारे गुणों के
भग्नावशेष मतलब रेस्ट आउट पार्ट्स जो होते हैं उसको ढोने वाले पिता मेरे सामने थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले पर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। देखो क्या कह रहे, एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आर्थिक झटके के कारण से वे इंदौर छोड़ के अजमेर आ गए थे। यहाँ पर उन्होंने अपने अकेले के बल पे और अपने ही हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश डिक्शनरी जो होती है उसको बनाया था। अधूरा काम जो छोड़ दिया था उसको पूरा किया था। वो क्या है, उस समय में अपने टाइप का पहला और अकेला शब्दकोश था। इसमें उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, पर अर्थ नहीं, और शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। देखो क्या कर रहे, ये जो काम हुआ इससे उनको रिस्पेक्ट मिला, उनको प्रतिष्ठा बढ़ी, लेकिन उनकी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बढ़ी। गिरती हुई फाइनेंशियल पोजीशन जो थी उसके कारण से ही उनके लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, सकारात्मक पहलू करके बोले, मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो होते हैं वो सब क्या है, निचोड़ना शुरू कर दिया था, मतलब कम होने लग गए थे। दे वर बिकमिंग सिंकिंग, कम होते जा रहे थे। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्फोरित उनका अहम उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक विवशताओं का भागीदार बनाए। देखो क्या कह रहे, सिकुड़ती हुई फाइनेंशियल स्टेज जो थी और उससे भी बड़ा उनका अधिक विस्फोरित, मतलब बहुत बड़ी स्प्रेड हो चुकी हुई इच्छाएं जो थी, उनके कारण से वे क्या है, अपनी बच्चों को भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में बताने को पीछे हट रहे थे। He was not even saying to his children about his financial status. नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना, क्रोध बनकर हमेशा माँ को कंपाती थरथराती रहती थी। अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोटें होगी वे, जिन्होंने आंख मूंद कर सबका विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया कि जब तक हम लोग भी उनकी चपेट में आते ही रहते। देखो क्या कर रहे, नवाबी आदतें मतलब रॉयल फैमिली की जो आदतें थी और अधूरी महत्वाकांक्षाएं, जो इच्छाएं उनकी थी, वो सब जो अधूरे रह गए थे, ये सब क्या है, हमेशा ऊपर रख के, शीर्ष पर रख के हाशिए पर, मतलब नीचे आ जाने का जो दुख था वो उन्हें बहुत ही गुस्सा दिलाता था। और वो गुस्सा क्या है, हमेशा माँ के ऊपर होता था। इसी कारण से माँ क्या है, हमेशा कामती तरतराती रहती थी। अपनों के हाथों से हुआ विश्वासघात, धोखा जो हो गया था, वो जाने कैसी गहरी चोटों को डाल दी थी पिताजी के मन में कि आंख मूंद कर सबको ब्लाइंडली बिलीव करने वाले पिताजी जो थे, वे आगे बढ़कर इतने शक्की स्वभाव के हो गए कि हम लोग भी कभी कभी उसके चपेट में, शक के चपेट में आ जाते थे करके बता रहे। पर यह पितृगाथा मैं इसलिए नहीं गा रही हूँ कि मुझे उनका गौरवगान करना है, बल्कि मैं तो यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और कमियां